हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोगों ने कल चैप्टर चालू किया था जंतु जगत, और जंतु जगत में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन वर्गीकरण के आधार डिस्कस कर लिए थे। संघ पोरीफेरा और संघ सीलेंट्रेटा डिस्कस कर लिया था। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संघ टीनोफोर। टीनोफोरा को पढ़ने जा रहे हैं, टीनोफोर, संघ टीनोफोर। ठीक है जी। तो जैसा कि आप लोग को याद हो, हम लोगों ने पोरीफेरा, स्पंजेस जिसमें आ रहे हैं, और सीलेंट्रेटा, इसको हम लोगों ने कल पढ़ लिया है। पोरीफेरा सीलेंट्रेटा पढ़ने के बाद आज हम लोग पढ़ते हैं संघ टीनोफोर। चलिए, टीनोफोर। टीनोफोर कंकदर को सामान्यतः समुद्री अखरोट, सी वॉलनट या कंकाल जेली, कॉम जेली कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल सकता है कि भाई टीनोफोर नोन बाय द टर्म, टीनोफोर को हम लोग किस नाम से जानते हैं या किस नाम से हम उनको बुलाते हैं। तो समुद्री अखरोट, सी वॉलनट, या इनको कॉम जेली, कंकाल जेली बोलते हैं। ठीक है जी। तो कंकाल जेली या समुद्री अखरोट के नाम से हम इनको जानते हैं। यह सभी समुद्रवासी, टोटली मैराइन, एक्सक्लूसिवली मैराइन, एक्सक्लूसिव मैराइन एनिमल्स को रिप्रेजेंट करता है। मतलब इसमें जितने भी जंतु हैं वो समुद्र में रहने वाले हैं। अरिसमिति, अरिसमिति की कल हम लोगों ने बात करी थी। समिति उन जंतुओं का शरीर सममितिक कहलाता है जिन जंतुओं को हम उनके मध्य रेखा से गुजरते किसी भी एक तल के द्वारा दो बराबर भागों में बांट दें। ठीक है जी। और उसको हम बोलेंगे सम्मिति। और सम्मिति दो तरह की है, द्विपार्श्व सम्मिति और अरिसमिति। द्विपार्श्व सम्मिति में जंतु जो हैं उनको हम केवल एक तल से, जो उनके मध्य सेंट्रल एक्सिस से गुजर रहा होगा, केवल एक तल उनकी मध्य रेखा से गुजरते केवल एक तल से दो बराबर भागों में बांट पाए, तो इस तरह की सम्मिति को द्विपार्श्व सम्मिति बोलते हैं। और अरिसमिति, अरिसमिति उन जंतुओं के लिए बोलते हैं जिन जंतुओं को हम उनके मध्य रेखा से गुजरते एक से ज़्यादा तल से दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। तो ये एक तल दो बराबर भागों में बट गया, ये एक तल दो बराबर भागों में बट गया, ये एक तल दो बराबर भागों में बट गया, ये एक तल दो बराबर भागों में बट गया। तो इस तरह के जंतु जिनके शरीर को हम उनके मध्य रेखा से गुजरते एक से ज़्यादा तल से, एक से ज़्यादा आधार से दो बराबर भागों में बांट सकते हो, उसके लिए हम लोग टर्म यूज़ करते हैं अरिसमिति। तो ये टीनोफोर, संघ टीनोफोर के सदस्य कैसे हैं, अरिसमिति को दिखाते हैं। द्विकोरिक जीव हैं ये। द्विकोरिक और त्रिकोरिक जीव अगर आपको याद हो, क्या तुम्हें याद है? हाँ, मुझे याद है। द्विकोरिक जीव कौन से थे? द्विकोरिक जीव वो थे जिनके भ्रूण अवस्था में दो जर्म लेयर मिल रही हैं। सेल्स की लेयर दो लेयर हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। और एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में आपको मीजोगिलिया की प्रेजेंस मिल सकती है, जो कि ए सेलुलर होता है, उसमें सेल्स अभी नहीं बनी है। ठीक है जी। तो द्विकोरिक जीव होते हैं तथा इनमें ऊतक श्रेणी का शरीर संगठन। तो शरीर संगठन कितनी तरह का? सबसे जो आपका बेसिक या सबसे आधारभूत जो शरीर संगठन है वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सेलुलर लेवल का, कोशिका के स्तर का, कोशिका के स्तर का संगठन आपको किसने दिखाया था? संघ पोरीफेरा में। संघ पोरीफेरा में जितने भी मिल रहे थे जीव, उनमें सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद टिश्यू लेवल, ऊतक के लेवल का। तो इनमें ऊतक श्रेणी का शरीर संगठन मिलता है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऊतक श्रेणी का शरीर संगठन। ऊतक श्रेणी का शरीर संगठन आपको किस में मिला था? सीलेंट्रेट में भी मिला था, और यहाँ पे भी ऊतक श्रेणी का शरीर संगठन मिल रहा। शरीर में 8 बाय पक्षमाभी कंकट पट्टिका होती हैं। तो 8 इसमें आपको मिल रही हैं कॉम्प्लेट्स। 8 बाय बाहरी पक्षमाभी कंकट पट्टिका। तो पूछा जाता है आपसे कि कंकट पट्टिका किस में मिलती है? कॉम्प्लेट्स, कंकट पट्टिका आपको किस में मिलती हैं? कंकट पट्टिका हमको टीनोफोर के मेंबर में मिलती हैं। 8 मिलती हैं, ये बात भी इम्पॉर्टेंट है, 8 भी याद रखिएगा। बाय हैं कंकट पट्टिका, पक्षमाभी कंकट पट्टिका मिल रही हैं, जो चलन में सहायता करती हैं, उसके लोकोमोशन में, उसको चलने में सहायता करती हैं। तो यह इम्पॉर्टेंट है, इसको आप एक रेड लाइन से अंडरलाइन कर लीजिए, लिख लीजिए। तो 8 पक्षमाभी कंकट पट्टिका मिलती हैं जो चलन में सहायता करती हैं। ठीक है जी।
दो बातें यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट आप देख चुके हैं, एक तो समुद्री अखरोट और कंकाल जैली इनको बोलना है, दूसरा समुद्री वासी हैं, तीसरा अरीसमिति मिल रही है। अब चौथी बात जो मुख्यतः यहाँ पे आपको याद रखनी है, 8 बाह्य पक्षमाभी कंकट पट्टिका मिल रही हैं जो चलने में सहायता करती हैं। पाचन कैसा है, अंताकोशिक और अंतराकोशिक, ये कल आपको समझाया था मैंने। जो बच्चे आज ज्वाइन किए हैं मुझे, वो देखें मेरा पिछला लेक्चर जाके कि अंताकोशिक पाचन क्या, अंतराकोशिक पाचन क्या। तो डाइजेशन, पाचन, डाइजेशन। पाचन पाचन दो तरह का होता है। सेल के अगर अंदर होगा इंट्रा सेलुलर, या उसको हम बोलते हैं अंताकोशिकी, और अगर सेल के बाहर होगा तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर या अंतराकोशिकी। अंतरा का मतलब दो सेल के बीच में, इस सेल के बाहर भी, इस सेल के बाहर भी, दो सेल के बीच में क्या है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है या इंटरस्टिशियल स्पेस है। दो सेल के बीच में क्या है, अंतराकोशिकी द्रव्य या अंतराकोशिकी स्पेस, स्थान। तो अंतराकोशिकी पाचन है, दोनों तरह का पाचन इसमें मिल रहा है। और हमारे पोरीफेरा में किस तरह का पाचन था, इंट्रा सेलुलर था। पोरीफेरा में इंट्रा सेलुलर था। पोरीफेरा में 3 आई मैंने आपको हाईलाइट करी थी, इंट्रा सेलुलर पाचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। 3 आई वहाँ मैंने आपको हाईलाइट करी थी, ठीक है जी। शरीर में 8 बाह्य पक्षमाभी कंकट पट्टिका होती हैं जो चलने में सहायता करती हैं। पाचन अंताकोशिक, या तो सेल के अंदर या सेल के बाहर, अंतराकोशिक दोनों प्रकार का होता है, वो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। जीव संदीप्ति, प्राणी के द्वारा प्रकाश उत्सर्जन करना, जीवित जीव के द्वारा प्रकाश उत्सर्जन करना, उसको बोलते हैं जीव संदीप्ति, बायोलुमिनेसेंस। बायोलुमिनेसेंस, जीव संदीप्ति। जीव संदीप्ति कौन दिखा रहा है, तो संगठिनोफोर के मेंबर में आपको जीव संदीप्ति देखने को मिलती है। जीव संदीप्ति मतलब कि जीवित जीव के द्वारा लाइट को इमिट करना, प्रकाश उत्सर्जन करना। ये कौन दिखाता है, ये टीनोफोर के मेंबर दिखाते हैं, संघ टीनोफोर के मेंबर। एक ये मुख्य विशेषता है, जीव संदीप्ति किसकी मुख्य विशेषता है, संघ टीनोफोर के मेंबर की। नर व मादा अलग नहीं होते, तो नर और मादा अलग अलग नहीं है, एक ही ऑर्गेनिज्म में, एक ही जीव में दोनों सेक्स ऑर्गन और दोनों तरह के गैमीट बनेंगे। जनन केवल लैंगिक होता है, अलैंगिक जनन ये नहीं दिखाते। निषेचन बाह्य होता है, तो फर्टिलाइजेशन, निषेचन, फर्टिलाइजेशन या निषेचन क्या था, कल आपको बताया था। तो युग्मक का संयोजन, युग्मक का फ्यूज होना, युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक का आपस में मिल जाना। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, नर युग्मक और मादा युग्मक का मिल जाना फर्टिलाइजेशन कहलाता है, निषेचन कहलाता है, ठीक है जी। तो निषेचन बाह्य और अंतरा दो तरह का होता है। जब निषेचन जीव के शरीर के अंदर हो, रिप्रोडक्टिव ट्रैक में हो, तो उसको अंता निषेचन कहते हैं, और जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर हो तो उसको बाह्य निषेचन बोलते हैं। तथा अप्रत्यक्ष परिवर्धन, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, अप्रत्यक्ष परिवर्धन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, जिसमें लार्वा, अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है जिसमें लार्वा अवस्था नहीं होती और लार्वा अवस्था नहीं मिलती। अप्रत्यक्ष परिवर्धन और प्रत्यक्ष परिवर्धन, ये भी कल मैंने आपको समझाया था। परिवर्धन, डेवलपमेंट, परिवर्धन, डेवलपमेंट। परिवर्धन क्या है भाई, बाल्य अवस्था से पैदा होने से लेके अपनी वयस्क अवस्था तक आना, वो है डेवलपमेंट। तो परिवर्धन दो तरह का, परिवर्धन कैसा, दो तरह का, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष परिवर्धन में जो बाल्य अवस्था है वो वयस्क अवस्था से मिलती है, तो रंग रूप आकार प्रकार मिलेगा, ये बात अलग है कि छोटा बड़ा हो सकता है, रंग रूप मिलता है। और अप्रत्यक्ष परिवर्धन में बाल्य अवस्था अपनी वयस्क अवस्था से एकदम अलग होती है, उसको हम लोग अप्रत्यक्ष परिवर्धन बोलते हैं। इसमें कैसा मिल रहा, अप्रत्यक्ष परिवर्धन मिल रहा है जिसमें लार्वा स्टेज नहीं होती, लार्वा नहीं होता। उदाहरण इसके प्लूरोब्रेकिया, टीनोप्लाना, उदाहरण रट लीजिएगा, प्लूरोब्रेकिया, प्लूरोब्रेकिया उदाहरण है, टीनोप्लाना उदाहरण है, ठीक। तो ये आपका हो गया टीनोफोर के बारे में जानकारी। जो आपको बातें याद रखनी, बातें क्या याद रखनी, सभी जीव समुद्री हैं, स्वच्छ जल का कोई भी नहीं है, ठीक है। बायोलुमिनेसेंस दिखाते हैं, संदीप्ति दिखाते हैं, संदीप्ति जीव संदीप्ति दिखाता है, बायोलुमिनेसेंस दिखाएगा,
बायोलुमिनेसेंस, जीव संदीप्ति दिखाएगा। इसके अलावा जो आपको बातें याद रखनी, 8 कॉम्प्लेट्स कंकट पट्टिका मिलती हैं और कंकट पट्टिका के नंबर 8 है जो उसको चलन में सहायता करती हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नर व मादा अलग अलग नहीं है, नर या मादा अलग अलग नहीं है। निषेचन कैसा है? निषेचन हमारा बाह्य निषेचन है। पाचन कैसा है? पाचन दोनों तरह का है, अंतःकोशिकी और अंतराकोशिकी। पाचन दोनों तरह का है। ठीक है, तो इसमें कई सारे टर्म्स हैं जो आपको याद में रखने हैं। जनन केवल लैंगिक होता है, जनन केवल लैंगिक जनन दिखाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाएगा। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉट नोन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें नहीं देखने को मिलेगा आपको। तो ये सारी बातें आपने ध्यान में रखनी। डेवलपमेंट कैसा है? अप्रत्यक्ष है लेकिन लार्वल स्टेज नहीं मिल रही। डेवलपमेंट अप्रत्यक्ष लेकिन लार्वल स्टेज नहीं होती। तो फिर से एक बार देख लीजिए, समुद्री अखरोट और कंकाल जेली कहते हैं इनको हम लोग। समुद्री अखरोट सी वॉलनट, या इसको कॉम जेली, कंकाल जेली बोलते हैं। सभी समुद्री हैं, रेडियल सिमेट्री मिल रही, अरिसमिति मिल रही है, डिप्लोब्लास्टिक हैं, द्विकोरिक हैं। ऊतक श्रेणी का शरीर संगठन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऊतक श्रेणी का शरीर संगठन मिल रहा है। शरीर में 8 बाह्य पक्षभावी कंकट पट्टिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये। पाचन अंतराकोशिकी, अंतःकोशिकी, जीव संदीप्ति, जीव संदीप्ति भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इसके बारे में जानकारी हो गई। और आखिरी में आके इसके उदाहरण आपको याद में रखने हैं, प्लूरोब्रेकिया, टीनोप्लेना। ठीक है, तो हम लोग का फाइलम टीनोफोर भी तैयार हो गया। तो टीनोफोर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए बच्चा, क्योंकि क्वेश्चन के बगैर आपकी नैया पार नहीं लगेगी, क्वेश्चन जरूर करने पड़ेंगे। तो आइए टीनोफोर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लें, फिर आगे बढ़े। तो कल मैंने आपको बोला था कि कहीं भी आप किसी भी चैनल पे जाएं, ये देख लीजिए क्या आपको MCQ की प्रैक्टिस मिल रही है, क्या आपको टेस्ट मिल रहे हैं। टेस्ट भी करते रहिएगा। तो मेरे आप वेबसाइट इसको डाउनलोड कर लीजिए, मेरे ऐप को सूमो बायोलॉजी नाम से ऐप है, उसमें आपको टेस्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, और ये फ्री सेवा है जब तक मेरा मूड नहीं बिगड़ रहा। जिस दिन मेरा मूड खोरियाया मैं इसके पैसे लेने लगूँ, मांगने लगूँगा आपसे। फिलहाल आप लोग के लिए फ्री सेवा है। टीनोफोर आमतौर पे होते हैं, या उनको क्या कहा जाता है, हम लोग क्या कह रहे हैं, समुद्री अखरोट कह रहे हैं, या आपकी कंकाल जेली कह रहे हैं, कंघी जेली, कंकाल जेली। तो समुद्री अखरोट और कंकाल जेली आंसर क्या हो जाएगा, दोनों ए और बी। ठीक, ये अभी हम लोगों ने बात करी, अभी पढ़ के आए हैं, भूल तो नहीं गए। भूल गए हो तो सुबह उठ के बादाम खाया करो, बादाम खाए बगैर तुम लोग की बात नहीं बनेगी। आगे आइए, निम्नलिखित विशेषताएं किस वर्ग से संबंधित हैं? विशेष रूप से समुद्री, टीनोफोर थे, सभी समुद्री थे। अरिसमिति मिल रही थी। तो अरिसमिति आपको किस किस में मिलती है? सीलेंट्रेटा के मेंबर में मिलती है, और इकाइनोडर्मेटा के वयस्क में मिलती है, और टीनोफोर में मिलती है। तो अरिसमिति। डिप्लोब्लास्टिक द्विकोरिक व्यवस्था, डिप्लोब्लास्टिक, हाँ डिप्लोब्लास्टिक है। ऊतक स्तर का संगठन केवल 2 में मिलता है। किन किन में? टीनोफोर में और सीलेंट्रेट में, ऊतक स्तर का संगठन। तो अब सीलेंट्रेटा में क्या ये बात लागू होती है? तो सीलेंट्रेटा में आपको समुद्री के अलावा कुछ स्वच्छ जीव भी मिलते हैं, ताजे पानी में रहने वाले। तो ये सीलेंट्रेटा में ये अरिसमिति तो लागू हो रही है, डिप्लोब्लास्टिक लागू हो रही है, ऊतक स्तर का संगठन लागू हो रहा है, लेकिन विशेष रूप से समुद्री, एक्सक्लूसिवली मैराइन, ये कंडीशन जो है सीलेंट्रेटा फुलफिल नहीं कर रहा। इसलिए हम सीलेंट्रेटा को चुन नहीं सकते। तो हमें किसको चुनना है? टीनोफोरा को। टीनोफोरा इन्हीं चारों के चारों विशेषताएं टीनोफोर दिखाता है। पोरीफेरा कैसे थे? पोरीफेरा, मोस्ट ऑफ द पोरीफेरन्स आर एसिमेट्रिकल, वो अरिसमिति नहीं दिखाते। और पृथक्रमी यहाँ पे चपटे, हम लोगों ने भी उसको पढ़ा नहीं है, पढ़ेंगे आगे देखेंगे कि वो भी अरिसमिति नहीं दिखाते। तो इनको भी नहीं चुन सकते हम, प्लेटेलमेंथियस को। हमें किसको चुनना है? हमें चुनना टीनोफोरा को। यहाँ पे नीचे दिए गए हैं फाइलम के संघ के नाम, और यहाँ पे दी गई हैं विशेषताएं। किन संघ में ये चारों विशेषताएं हैं? तो संघ टीनोफोर के मेंबर में ये चारों विशेषताएं होती हैं, इसलिए हमें किसको चुनना है? टीनोफोर को चुनना है। चलिए आगे चलूँ। तो टीनोफोर के बाद अब हम लोग आ गए, हाँ जी,
कंघी प्लेटों की उपस्थिति एक विशिष्ट गुण है। कंघी प्लेट, अरे भैया कंघी प्लेट यहाँ पे लिख दिया। कंकट पट्टिका, देखो ना, कंकट पट्टिका पे आ जाओ। अभी हम लोग जो पढ़ के आए कंघी प्लेट, कंघी प्लेट से कंफ्यूज ना होइए, ये रहा आपका कंकाल जैली, नहीं कंघी प्लेट हम लोग कंकट पट्टिका, कंघी प्लेट कंघट पट्टिका, ठीक है। आइए वापस चलें अपने उस पर। कंघी प्लेट की उपस्थिति एक विशेषता है किसमें? टीनोफोर में। टीनोफोर इसका प्रदर्शन नहीं करते। बाह्य व इंट्रासेलुलर, बाह्य व इंट्रासेलुलर अंतरा कोशिकी और अंतरकोशिकी पाचन दिखाते हैं। केवल यौन प्रजनन, लैंगिक, हाँ दिखाते हैं। मेटाजेनेसिस, पीढ़ी एकांतरण कौन दिखा रहा था? तो पॉलिप से मेड्यूसा, मेड्यूसा से पॉलिप, उसको हम लोगों ने पीढ़ी एकांतरण बोला था, जिसमें किसमें? सीलेंट्रेट में। ये नहीं दिखाते। बायोलुमिनेसेंस, अरे भाई जीव संदीप्ति, बायोलुमिनेसेंस जीव संदीप्ति, जीव संदीप्ति दिखाता है ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस नहीं दिखाते हमारे टीनोफोर के मेंबर। मेटाजेनेसिस कौन दिखाता है? सीलेंट्रेट दिखाता है। प्लूरोब्रेकिया के बारे में गलत विकल्प चुनिए। आप लोगों ने दो एग्जाम्पल भी देखे ना, दो एग्जाम्पल आपने कौन से देखे? हम लोगों ने दो एग्जाम्पल देखे हैं, प्लूरोब्रेकिया और टीनोप्लाना। तो यहाँ पे प्लूरोब्रेकिया और टीनोप्लाना। आइए उधर ही चले वापस जहाँ से ले आया मैं आपको। चलिए, टीनोप्लाना में जनन किसके द्वारा होता है? केवल बीजाणु स्पोर्स के द्वारा, बीजाणु स्पोर्स, केवल यौन प्रजनन, केवल लैंगिक जनन। टीनोप्लाना में टीनोप्लाना, टीनोफोर का मेंबर, वहाँ पे जनन कैसे हो रहा है? केवल लैंगिक जनन हो रहा। ठीक, तो हम लोग किसको चुन लेंगे? अभी हम लोग पढ़ के आए केवल लैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं दिखाता। मुख्य रूप से मुकुलन, बडिंग, बडिंग भैया वो तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। बाइनरी फिशन, बाइनरी विखंडन, वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप हो गया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये दिखाता ही नहीं। तो हम लोग किसको टिक करेंगे? 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर है हमारा बी, बी 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 को टिक करिए, आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण टेनोफोरा का है? टेनोफोर के मेंबर में कौन सा लक्षण? प्रगुहा, प्रगुहा, सिलोम, सिगुलोम मिलती है? नहीं मिलती भाई, सिलोम इनमें नहीं मिलती। सिलोम क्या था? कल आप लोग को पढ़ाया था। तो सिलोम क्या थी भाई? सिलोम थी बॉडी कैविटी, देह गुहा। किसके बीच में? बॉडी कैविटी विच इज प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल, जो बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में होती है। बॉडी वॉल क्या? देह भित्ति, देह भित्ति, और हमारी गट वॉल आंत, इंटेस्टाइन कह लीजिए, आंत कह लीजिए, एलिमेंट्री कैनाल कह लीजिए, गट कह लीजिए, भोजन नलिका कह लीजिए। तो उसके बीच में अगर गुहा है, देह गुहा कहलाएगी। और ये मीजोडर्म से लाइन होनी चाहिए, मीजोडर्म से आच्छादित होनी चाहिए। तो ऐसी गुहा, देह गुहा जो मीजोडर्म से आच्छादित हो, बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में हो, उसके लिए हम लोग प्रगुहा टर्म यूज करते हैं। ठीक। तो निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण टीनोफोर का है? टीनोफोर के लिए कौन सा लक्षण है बताइए? टीनोफोर के लिए लक्षण प्रगुहा तो नहीं है, ऊपर देख लें और क्या क्या दिया हुआ है। प्रगुहा, बायोलुमिनेसेंस, जीव संदीप्ति, ये लक्षण दिखाता है ना। लिंग अलग अलग होते हैं, लिंग अलग अलग नहीं होते। अभी हम लोगों ने देखा नर व मादा अलग अलग नहीं है। कैलकेरियस स्पिक्यूल्स, कैलकेरियस स्पिक्यूल्स किस में मिल रहा है? तो पोरीफेरा में। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा? बायोलुमिनेसेंस आंसर हो गया। चलिए, नीचे दिए गए लक्षण किस संघ के हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर पाचन कौन दिखा रहा है? हमारा सीलेंट्रेट भी दिखाता है, विशेष रूप से समुद्री। अरिसमिति, विशेष रूप से समुद्री, सीलेंट्रेट नहीं है। ये हो गया हमारा डिप्लोब्लास्टिक, ऊतक स्तर का संगठन, ये सीलेंट्रेट। अरिसमिति, सीलेंट्रेट और टीनोफोर। डिप्लोब्लास्टिक, सीलेंट्रेट, टीनोफोर। ऊतक स्तर का संगठन, सीलेंट्रेट, टीनोफोर। लेकिन विशेष रूप से समुद्री, ये सीलेंट्रेट में नहीं है, केवल टीनोफोर। उभयलिंगी, उभयलिंगी का मतलब एक ही में सेम सेक्स। निषेचन बाहरी तथा अप्रत्यक्ष विकास, निषेचन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में मिल रहा है? टीनोफोर में मिल रहा। अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट डेवलपमेंट किस में मिल रहा? टीनोफोर में मिल रहा। अलैंगिक प्रजनन नहीं होता, जबकि हमारे सीलेंट्रेट में लैंगिक प्रजनन होता है। तो ये सीलेंट्रेट से अभी तक जो लक्षण मिल रहे थे, हम कंफ्यूज हो रहे थे कि ये सीलेंट्रेट की बात कर रहा है
कि टीनोफोर की बात कर रहा है, लेकिन इस वाले पॉइंट से अलैंगिक प्रजनन नहीं दिखाता, प्लस इस वाले पॉइंट से कि ये सभी विशेष रूप से समुद्री है। ये दो पॉइंट इस बात का इंडिकेशन है कि हम लोग बात कर रहे हैं टीनोफोर की। कंघी प्लेटों की उपस्थिति रही सही कसर इस स्टेटमेंट ने कि भैया कंकट पट्टिका मिल रही है, तो कंघी प्लेटों की उपस्थिति, कंकट पट्टिका का मिलना किसका एक विशिष्ट गुण है? ये एक विशिष्ट गुण है टीनोफोर का। ये फाइलम टीनोफोर की, संघ टीनोफोर की बात हो रही है और किसी की बात नहीं हो रही। हम लोग टीनोफोर को टिक लगाएंगे, 4 नंबर जेब में डालेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। टीनोफोरा के बारे में गलत कथन चुने। शरीर में कंघी प्लेटों, कंकट पट्टिका की 8 बाहरी पंक्तियां होती हैं जो चलने में सहायता करती हैं, बिल्कुल ठीक बात है। पाचन दोनों तरह का होता है, बाह्य कोश की, अंतःकोश की, बिल्कुल ठीक बात है। प्रजनन केवल यौन माध्यम से होता है, बिल्कुल ठीक बात है। अधिकांश उनमें समुद्री हैं, अधिकांश नहीं, सब समुद्री हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है उनके बारे में गलत है। लिखा है अधिकांश व कुछ ताजे, अधिकांश व कुछ ताजे पानी के जीव हैं, मतलब स्वच्छ वाटर के नहीं, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स नहीं है, ऑल आर मैराइन। तो यही इसके बारे में गलत, तो ये इसके बारे में गलत हो गया। ठीक, आगे चलिए। वह विकल्प चुने, चुने चुने चुने, वह विकल्प चुने जिनमें टीनोफोर्स के लिए सही कथन हो। अच्छा जी, चुन लेते हैं। चलिए, मैंने तुम्हें चुन लिया, चाहे तुम कुछ ना कहो, मैंने सुन लिया। आगे बढ़ता हूँ और देखता हूँ कि क्या कह रहा है। कह रहा जी, वह विकल्प चुने जिनमें टीनोफोर्स के लिए सही कथन हो। जीव विशेष रूप से समुद्री हैं, सही है। रेडियल समरूपता, सम्मिति, समरूपता छप गया है, रेडियल अरिसम्मिति, अरिसम्मिति दिखाते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। इनमें पाचन नली पूर्ण होती है, ये बात भी ठीक है, पाचन नली इनमें पूर्ण होती है। अंग स्तरीय संगठन मिलता है, अंग ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिलता। तो 1 2 3 का चयन कर लीजिए, 1 2 3 आर राइट। मुख्य रूप से समुद्री हैं, रेडियल सिमेट्री दिखाते हैं, पाचन नली पूर्ण है। पाचन नली पूर्ण है क्योंकि इनका माउथ और एनस अलग 2 ओपनिंग है, इसलिए पाचन नली पूर्ण है। तो आपको चुनना किसको है? 1 2 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट। अंग ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं, इनमें ऊतक लेवल का, टिश्यू के लेवल का ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। तो ये स्टेटमेंट इसके बारे में ठीक नहीं। ठीक है जी। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन हो गए जो रिलेटेड आपको पूछे जाते हैं टीनोफोर से। आगे बढ़ते हैं, दूसरे फाइलम की तरफ चले। ओके, चलिए। तो टीनोफोर से जो आपने बातें याद में रखनी है, ये देखिए, ये इसके 2 ओपनिंग अलग अलग हैं गट की, इसलिए इसका गट जो है कंप्लीट है। तो जो बातें आपने ध्यान में रखनी है अच्छी तरह से हम लोगों ने डिस्कस कर ली। अब हम लोग आगे चलते हैं अगले एडवांस संघ की तरफ, प्लेटेहेलमिन्थेस चपटेकर्मी। ठीक है, चलिए प्लेटेहेलमिन्थेस चपटेकर्मी पे आते हैं। संघ प्लेटेहेलमिन्थेस चपटेकर्मी। इस संघ के प्राणी पृष्ठाधार रूप से चपटे होते हैं। तो पृष्ठ और आधार, डॉर्सोवेंट्रली, पृष्ठ और आधार। तो डॉर्सल पृष्ठ साइड, हम लोग की पृष्ठ साइड कौन सी है? पृष्ठ तल और अधर तल, पृष्ठ और अधर। पृष्ठ तल है डॉर्सल, जिधर हमारी पीठ है, और ये है हमारा मुख जिधर है। तो इस संघ के प्राणी पृष्ठाधार रूप से चपटे होते हैं, जैसे पापड़ होता है भाई, चपटा, एकदम चपटे होते हैं प्राणी इसके। तो डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं, इसीलिए इन्हें सामान्यतः चपटेक्रमी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आता है कि इनको चपटेक्रमी क्यों कहा जाता है? चपटेक्रमी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पृष्ठ आधार रूप से चपटे होते हैं। इस समूह के अधिकांश प्राणी मनुष्य व अन्य प्राणियों में अंतःपरजीवी के रूप में पाए जाते हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि इस संघ के अधिकांश प्राणी मनुष्य में तथा अन्य प्राणियों में एंडोपैरासाइट, अंतःपरजीवी, परजीवी, देखिए परजीवी क्या है? परजीवी, दूसरे पे आश्रित होकर जीवन बिताने वाला, वो जीव जो दूसरे पे आश्रित है। अब दूसरे पे आश्रित होके, उस पे आधारित होके, तो हम पे कोई आधारित होके अपना जीवन बिता रहा है, तो या तो हमारे बाहरी सरफेस पे है, जैसे कि आप सिर में जुएं, या हमारी बॉडी के अंदर है, गट में, जैसे कि एस्कैरिस मिल सकता है। तो परजीवी 2 तरह के हैं, बाह्य परजीवी और अंतःपरजीवी।
इनमें से ज़्यादातर जो हैं वो परजीवी हैं मनुष्य में या अन्य प्राणियों में, और उनमें भी परजीवी ज़्यादातर एंडोपैरासाइट्स हैं, अंता परजीवी हैं। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान में रख लीजिएगा। पूछा जाता है, ये पूछेंगे कि इनमें से कौन सा फाइलम ऐसा है जिसमें आपको ज़्यादातर पैरासाइट्स मिल रहे हैं और वो पैरासाइट्स भी ज़्यादातर एंडोपैरासाइट्स कैटेगरी के हैं। तो एंडोपैरासाइट्स अंता परजीवी के रूप में पाए जाते हैं जो मनुष्य या अन्य किसी जंतुओं में किस किस फाइलम को बिलोंग कर रहे हैं, किस संघ को बिलोंग कर रहे हैं, वो ज़्यादातर प्लेटेहेलमिन्थीज को बिलोंग कर रहे हैं। चपटे क्रमी द्विपार्श्व समिति, तो समिति दो तरह की थी, द्विपार्श्व समिति और हमारी अरी समिति। ये कैसी दिखा रहे हैं? द्विपार्श्व समिति दिखा रहे हैं। त्रिकोरिकी, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रिकोरिकी। तो ये आपसे पूछा जाता है कि भाई विकास के क्रम में एक जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण घटना है, वो घटना ये है कि पहला त्रिकोरिक जीव आपको किस संघ से मिलता है? पहला त्रिकोरिक जीव हमको प्लेटेहेलमिन्थीज से मिलता है, संघ प्लेटेहेलमिन्थीज से। त्रिकोरिकी तीन अब हमारे हो गए। ये सबसे अंदर वाली क्या है भैया? एंडोडर्म। एंडोडर्म के बाद क्या होगी? मीजोडर्म बन गई है बीच में, अब ये मीजोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म और सबसे बाहर वाली एक्टोडर्म, तीन लेयर बन गई। एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। मीजोडर्म इज इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में ये बीच वाली लेयर मीजोडर्म की प्रेजेंस आ गई जो अभी तक नहीं थी। तो पहला ऐसा जीव, पहला ऐसा संघ जिसमें त्रिकोरिकी जंतु मिल रहे हैं। तथा अप्रगृही, अभी तीन तो इसमें लेयर तो बन गई हैं, लेकिन मीजोडर्म अभी स्प्लिट नहीं हुआ, क्योंकि मीजोडर्म के स्प्लिट होने से ही बनती है कैविटी, बॉडी गुहा। ये हमारी गट कहिए कि भाई ये बॉडी कैविटी जो मीजोडर्म से लाइंड हो जाती है, जिसको हम लोग सिलोम या प्रगुहा बोलते हैं, लेकिन इसमें अभी प्रगुहा नहीं बनी, अप्रगुही है। तो त्रिकोरिकी तथा अप्रगुही होते हैं, इस लाइन को बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए। त्रिकोरिकी तथा अप्रगुही होते हैं, इनमें अंग स्तर का शरीर संगठन होता है और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको मिल रहा है। तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको मिला था पोरीफेरा में, फिर से हम लोग बात कर लें। टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन आपको मिला था सीलेंट्रेटा में और टीनोफोर में। अब हम लोग को ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिल रहा है प्लेटेहेलमिन्थीज में। ठीक है जी। सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पोरीफेरा में, पोरीफेरन कैसे थे? एसिमेट्रिकल थे। टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन सीलेंट्रेटा में और टीनोफोर में, इनमें सिमेट्री कैसी थी? रेडियल सिमेट्री थी। ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन प्लेटेहेलमिन्थीज, संघ प्लेटेहेलमिन्थीज के मेंबर्स में और सदस्यों में, और इनमें समिति कैसी है? द्विपार्श्व समिति है। द्विपार्श्व समिति इन लोगों में, द्विपार्श्व समिति बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी। ओके जी, ठीक है। ये हमारे डिप्लोब्लास्टिक है, दो जर्म लेयर है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक यहाँ से चालू हो गया, तो तीन लेयर तो बन गई, लेकिन अभी मीजोडर्म स्प्लिट नहीं हुआ है, एसिलोमेट है, अप्रगुही है। परजीवी प्राणी में अंकुश तथा चूषक पाए जाते हैं। तो सकर्स एंड हुक, सकर्स चूषक, सक करने के लिए, चूसने के लिए। भैया अंता परजीवी है, हमारी गट में रह रहा, तो हमसे ही वो भोजन ग्रहण कर रहा, तो हमारी गट से भोजन वो सक करेगा, चूस लेगा, तो चूषक पाए जाते हैं। और अंकुश हुक एंड सकर्स आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स। हुक का मिलना, हुक का मतलब, हुक कैसी होती है आप जानते हैं? हुक, अंकुश, किसकी सहायता से ये क्या करेगा? भैया अंता परजीवी है, हमारे शरीर के अंदर रह रहा है, तो हमारे शरीर के परिवहन तंत्र के साथ बाहर ना हो जाए, सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ बाहर ना हो जाए, तो इसकी वजह से ये हमारे ऊतक को पकड़ के रखता है। पकड़ने के लिए इसके पास हाथ पैर तो है नहीं, तो ये अंकुश की सहायता से हमारे शरीर के अंदर हमारे शरीर की कोशिकाओं को पकड़ के रखेगा कि बाहर ना निकल जाए। तो परजीवी प्राणी में अंकुश चूषक पाए जाते हैं। बहुत लाइन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपसे अंकुश चूषक किस में मिलते हैं? एंडोपैरासाइट्स में मिलेंगे। और वो एंडोपैरासाइट्स ज़्यादातर कहाँ मिल रहे हैं? एंडोपैरासाइट ज़्यादातर प्लेटेहेलमिन्थीज के जीव हैं। तो परजीवी प्राणी में अंकुश चूषक पाए जाते हैं। कुछ चपटे कृमि खाद्य पदार्थों को परिपोषी से सीधे अपने शरीर की सतह से अवशोषित करते हैं। अवशोषित करने के लिए क्या चाहिए? चूषक चाहिए। कुछ चपटे कृमि खाद्य पदार्थों को परपोषी से, भैया होश से,
मेजबान से जिसके ऊपर ये आश्रित हैं उसके शरीर से क्या करेंगे, उसके शरीर से उसकी गट से चूस लेंगे भोजन को। ज्वाला कोशिकाएं फ्लेम सेल्स ज्वाला कोशिकाएं परासरण नियंत्रण, ऑस्मो रेगुलेशन तथा एक्सक्रीशन उत्सर्जन में सहायता करती हैं। तो ज्वाला कोशिकाएं फ्लेम सेल्स, ज्वाला फ्लेम, ज्योति बने ज्वाला, फ्लेम सेल्स ज्वाला सेल्स, परासरण नियंत्रण, ऑस्मो रेगुलेशन, ज्वाला कोशिकाएं परासरण नियंत्रण तथा उत्सर्जन में सहायता करती हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ज्वाला कोशिकाएं इनमें से किसमें आपको ज्वाला कोशिकाएं मिल रही हैं, या पूछा जाता है कि ज्वाला कोशिकाओं की सहायता से परासरण नियंत्रण कौन करता है, किन में मिलता है। तो ज्वाला कोशिकाओं की सहायता से परासरण नियंत्रण, या ज्वाला कोशिकाओं का काम क्या है, तथा उत्सर्जन एक्सक्रीशन। तो परासरण नियंत्रण कर रही है और एक्सक्रीशन में हेल्प कर रही है। नर मादा अलग अलग नहीं है, तो नर मादा यहाँ पे भी अलग अलग नहीं है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म नहीं है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म नहीं है। नर व मादा मम्मी पापा अलग अलग नहीं है, नर व मादा अलग अलग नहीं है। निषेचन आंतरिक होता है, इनमें निषेचन कैसा है, आंतरिक, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इससे पहले वाले में कैसा था, एक्सटर्नल था। तथा परिवर्धन में बहुत सी लार्वावस्था पाई जाती है। परिवर्धन कैसा है, इनडायरेक्ट है। डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट है। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की खासियत यह है लार्वावस्था खूब सारी है, बहुत ही लार्वावस्था पाई जाती है। प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन की असीमित क्षमता होती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन की असीमित क्षमता, पुनरुद्भवन की रीजनरेशन, कि जो टूट फूट हुई उसको फिर से रीजनरेट कर लो, फिर से बना दो। तो पुनरुद्भवन की असीमित क्षमता, प्लेनेरिया में असीम क्षमता। उदाहरण प्लेटेलमेंथीस के उदाहरण है हमारा टीनिया, जिसको कि हम फीताकृमि थ्रेडवॉर्म, टीनिया थ्रेडवॉर्म, फैसियोला हिपैटिका पर्णक्रमी, फैसियोला हिपैटिका पर्णक्रमी। ठीक है जी। टीनिया आपका टेपॉम, टीनिया टेपॉम, फैसियोला पर्णक्रमी, फैसियोला हिपैटिका पर्णक्रमी के नाम से जाना जाता है। तो ये आपके हो गए प्लेटेलमेंथीस के बारे में जानकारी। अब प्लेटेलमेंथीस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लिया जाए। जो बातें आपको याद में रखनी है कि ये पहले ऐसे जीव हैं जो टिप्लोब्लास्टिक हैं, त्रिकोरिक हैं, एसिलोमेट है, सिलोम नहीं मिलेगी, इनके लिए टर्म यूज़ किया जाएगा एसिलोमेट है। बाइलेटरल समिति, द्विपार्श्व समिति है। टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन, ये पहले ऐसे हैं जिनमें ऑर्गन बन गए। ये पहले ऐसे हैं जिनमें अंग के स्तर का ऑर्गेनाइजेशन, अंग के लेवल का, ऊतक का नहीं, ऊतक के लेवल का आपको टीनोफोर में और ऊतक के लेवल का आपको सीलेंट्रेटा में मिल रहा था। यहाँ पे ऑर्गन, अंग का निर्माण हो गया, अंग स्तर का शरीर संगठन। परजीवी प्राणियां ज़्यादातर एंडोपैरासाइट्स और उसमें चूषक और अंकुश मिलेंगे। ज्वाला सेल्स को याद रखिएगा, तो 3-4 ये बातें हैं जो आपने याद रखनी। ज्वाला सेल्स परासरण नियंत्रण उत्सर्जन में सहायता करती हैं। निषेचन आंतरिक होगा, परिवर्धन में बहुत ही लार्वावस्थाएं होंगी। प्लेनेरिया में असीमित पुनरुद्भवन की क्षमता है। उदाहरण क्या है, उदाहरण है हमारे टीनिया, फीताक्रमी और फैसियोला पर्णक्रमी, ये हमारे उदाहरण हैं। अब हम लोग आते हैं उसी पे फिर से अपनी कुछ देखें, जो पढ़ा है, कुछ भूला कुछ याद किया, याद हुआ कि नहीं हुआ। प्लेटेलमेंथीस फाइलम के सदस्यों को चपटाक्रमी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं, पृष्ठधर संकुचित शरीर है, तो उनके पास डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड शरीर है, पृष्ठाधार चपटे शरीर वाले हैं, इसलिए। चपटे क्रमियों में प्रगुहा है, चपटे क्रमियों में प्रगुहा अप्रगुहित है, अनुपस्थित है, प्रगुहा नहीं होती, अप्रगुही है। प्रगुहा नहीं बनी, सिलोम नहीं बनी है अभी, ये पूछ रहा है चपटे क्रमियों में प्रगुहा है, ये पूछ रहा। प्रगुहा किस तरह की है? अच्छी तरह से विकसित, फुल्ली डेवलप कहाँ भैया, बनी नहीं, खराब विकसित, आधी अधूरी बनी नहीं भैया। और उसके बाद शाइजोसिलोम भी नहीं, शाइजोसिलोम एक टाइप होता है, पूरी तरह की बनी, अनुपस्थित है, ये अप्रगुही है। ठीक, आगे चलिए। सभी कीड़े क्रमी, सभी कीड़े क्रमी
सभी कीड़े कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब देखिए इसके आगे ही आपको मिलेंगे। देखिए ये तो है टेप वॉर्म, राउंड वॉर्म, सेगमेंटेड वॉर्म, इस तरह से कई सारे जो आपको जितने भी ये वॉर्म कीड़े मिल रहे हैं। तो कीड़े अभी तक तो मिले नहीं थे, वॉर्म जो बनने चालू हुए प्लेटेलमेंथीज, और प्लेटेलमेंथीज से ट्रिप्लोब्लास्टिक व्यवस्था आ गई, त्रिकोरिक व्यवस्था आ गई, मीजोडर्म बन गया। तो सभी कीड़े होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। सेगमेंटेड किए हुए विखंडी भवन दिखाएंगे? नहीं, एस्कैरिस में विखंडी भवन नहीं है, एस्केलमेंथीज के मेंबर में विखंडी भवन नहीं है, प्लेटेलमेंथीज के मेंबर में विखंडी भवन नहीं है। तो सेगमेंट नहीं होते सभी में। एंडोपैरासाइट्स नहीं भैया, सभी जरूरी नहीं है कि कीड़ा होगा तो एंडोपैरासाइट्स ही होगा। कुछ एक स्वतंत्र निवासी हो सकते हैं, कुछ एक पैरासाइट्स हो सकते हैं। तो भाई जीवन यापन दो तरह से, दूसरे पे आधारित या स्वतंत्र निवासी। तो ना तो ये दूसरे पूरी तरह से कि हर कीड़ा दूसरे पे आधारित हो, ऐसा भी नहीं है, और हर कीड़ा स्वतंत्र निवासी हो, ऐसा भी नहीं है। तो ना तो ये निःशुल्क आवास मतलब वही स्वतंत्र निवासी भी नहीं है, एंडोपैरासाइट्स भी नहीं है, और हर किसी में सेगमेंट विखंडी भवन दिखे ये भी नहीं है। हाँ, सभी कीड़े ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक सभी कीड़े होते हैं। ऑल वॉर्म्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। जंतुओं में पुनरुज्जनन की सर्वाधिक क्षमता पाई जाती है। पुनरुद्भवन की पुनर्जनन यहाँ छप गया है। पुनरुद्भवन की सर्वाधिक क्षमता पाई जाती है किसमें? प्लेनेरिया में। तो प्लेनेरिया को हम लोग चाकू की धार के नीचे अमर भी बोलते हैं। बात दिमाग में बिठा लीजिएगा, चाकू की धार के नीचे अमर। कि आप प्लेनेरिया को अगर काट देंगे तो ये टुकड़ा और ये टुकड़ा नया प्लेनेरिया बना देगा, मरेगा नहीं। तो इसके लिए हम लोग टर्म यूज़ करते हैं चाकू की धार के नीचे अमर। ठीक है जी। इसमें कूट प्रगुहा नहीं पाई जाती। किसमें कूट प्रगुहा नहीं पाई जाती? एस्कैरिस में अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं, एस्केलमेंथीज के मेंबर में कूट प्रगुहा होती है, एस्कैरिस में कूट प्रगुहा होगी। एनसाइक्लोस्टोमा इज आल्सो द मेंबर ऑफ फाइलम एस्केलमेंथीज। एस्केलमेंथीज के जो मेंबर हैं, जो अगला हम लोग का पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, उसके मेंबर्स में कूट प्रगुहा मिलती है। तो एस्कैरिस में मिलेगी, एनसाइक्लोस्टोमा में मिलेगी, वोकेरेरिया में भी मिलेगी, क्योंकि ये भी एस्केलमेंथीज का मेंबर है। फैसियोला में नहीं मिलेगी, पर्णक्रमी में, क्योंकि फैसियोला किसका मेंबर है? प्लेटेलमेंथीज का। चपटेक्रमी में गुहा नहीं होती, अगुहिक होते हैं। ठीक, इनमें से कौन सा सीडोसिलोमेट है? किसमें कूट प्रगुहा होगी? तो हमारे हुकवॉर्म, ये हम लोग अभी आगे देखेंगे, अभी पढ़ा नहीं है, तो ये अगले वैसे उसमें आना चाहिए था, इसको आप छोड़ दीजिए, अभी अगले उसमें पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? निम्नलिखित में कौन सही है? स्पंजेस में संगठन का सेलुलर स्तर होता है, बिल्कुल ठीक बात है। निडेरिया में हम लोगों ने सीलेंट्रेट को निडेरिया भी बोला, नाइडेरिया, क्योंकि उनमें नीडोब्लास्ट मिलती है। संगठन का ऊतक स्तर, ये भी ठीक है। प्लेटेलमेंथीज में संगठन का अंग स्तर, ऑर्गन बन गए प्लेटेलमेंथीज में, ये भी ठीक है। एनीलिड, आर्थ्रोपोड, मोलस्क, इकाइनोडर्मेट और कॉर्डेट्स में अंग प्रणाली स्तर। तो अंग प्रणाली, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, उनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। तो स्पंजेस में सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक बात। निडेरिया, टीनोफोर में टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, सही बात। प्लेटेलमेंथीज में ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, सही बात। एनीलिड्स, आर्थ्रोपोड, मोलस्क, इनमें आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन सही है? ये चारों ही सही हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा 59 का ऑल द फोर, डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट चॉइस टू मेक। इसको आप चुन लीजिए। 1 2 3 4 चारों ही सही है। प्लेटेलमेंथीज में संगठन का स्तर कैसा है? तो संगठन का स्तर प्लेटेलमेंथीज में कैसा है भैया? हम लोग के बन गए क्या? अंग स्तर का संगठन मिल रहा है। निम्नलिखित में से कौन फाइलम प्लेटेलमेंथीज से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन फाइलम प्लेटेलमेंथीज से संबंधित नहीं है? राउंड वॉर्म एस्कैरिस किसका मेंबर है? एस्केलमेंथीज का। प्लेनेरिया मेंबर है किसका? प्लेटेलमेंथीज का। फैसियोला मेंबर है किसका? प्लेटेलमेंथीज का। टीनिया मेंबर है किसका? प्लेटेलमेंथीज का। तो ये सारे के सारे बाकी के 3 मेंबर हैं प्लेटेलमेंथीज के। राउंड वॉर्म एस्कैरिस मेंबर नहीं है प्लेटेलमेंथीज का, तो ये हमारा प्लेटेलमेंथीज से संबंधित नहीं है।
निम्नलिखित में कौन सी एक बात सही है प्लेटेलमेंथीज के बारे में? वह ज़्यादातर एक्टोपैरासाइट है, एक्टो नहीं एंडोपैरासाइट है। वह ज़्यादातर स्वतंत्र जीवन व्यतीत करते हैं, ज़्यादातर परजीवी एक्टोपैरासाइट है। वह ज़्यादातर कैमेसल है, वह ज़्यादातर हैं एंडोपैरासाइट। इसको लगा लीजिए, वह ज़्यादातर हैं एंडोपैरासाइट्स। ये कुछ मिस्टेक हो गई है टाइपिस्ट से टाइप करने में। वह ज़्यादातर हैं, क्या कहना चाहता है कैमेसल, वो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन चलिए ज़्यादातर हम लोग देख के आए एंडोपैरासाइट्स होते हैं, आप इसको टिक लगा लीजिए। निम्नलिखित में से किसमें एंडोपैरासाइट शामिल हैं, साथ ही एक्टोपैरासाइट्स फ्लैटवर्म? एंडोपैरासाइट्स एक्टोपैरासाइट फ्लैटवर्म किस में आ रहे हैं? प्लेटेलमेंथीज में आ रहे हैं। ठीक। एक्सक्रीशन कैसे है? फ्लेम सेल से। ठीक। ज्वाला कोशिकाएं किसके उत्सर्जी अंग हैं? देखिए आ गया, ज्वाला कोशिकाएं किसके उत्सर्जी अंग हैं? ज्वाला कोशिकाएं हमारे प्लेटेलमेंथीज में मिल रही हैं। तो फाइलम प्लेटेलमेंथीज में आपको मिलेगा ज्वाला कोशिकाएं। तो झींगा बी प्लेनेरिया, प्लेनेरिया पर टिक लगा लीजिए। प्लेनेरिया हमारा प्लेटेलमेंथीज का मेंबर है, प्लेनेरिया इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को आ रहा है यहाँ पे फाइलम हमारा, फाइलम एस्केलमेंथीज। तो उसको पहले हम लोग फाइलम एस्केलमेंथीज को पढ़ तो लें, तब उसकी लगाए ना डीपीपी। अभी आपने ज्वाला कोशिकाएं किसके उत्सर्जी अंग है? प्लेनेरिया के उत्सर्जी अंग है। प्लेनेरिया पर टिक लगा लीजिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको सही भी कर लूँ मैं अपनी शीट को, ताकि अगली बार जब पढ़ाऊँ तो बच्चा कंफ्यूज ना हो। जो आपको इसमें ऑप्शन सजेस्ट किए गए थे, झींगा, प्रॉन आपका आ रहा आर्थ्रोपोड में, प्लेनेरिया ये आपका प्लेनेरिया को टिक लगा लीजिए। चांदी की मछली सिल्वर फिश आपकी इंसेक्ट होता है, ये आर्थ्रोपोड में आएगा। और हाइड्रा। तो हम लोग का ज्वाला कोशिकाएं किसके उत्सर्जी अंग है? प्लेटेलमेंथीज के मेंबर्स में मिल रहा। प्लेनेरिया इसका उदाहरण है, प्लेनेरिया में आप टिक कर लीजिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब हम लोग फाइलम एस्केलमेंथीज को पढ़ें, उससे पहले हम लोग फिर से एक बार छोटा सा रिवाइंड करके अपने को रिवाइज कर लें कि क्या क्या पढ़ लिया आज। आइए देखिए एक बार फिर से, चलो तुमको लेके चलें हम उन जगहों पे। टीनोफोर पे आइए। टीनोफोर समुद्री अखरोट या कंकाल जेली इसको हम लोग कहते हैं। सभी समुद्री हैं, रेडियल सिमेट्री मिल रही है, अरी समिति मिल रही है, द्विकोरिक है, डिप्लोब्लास्टिक है। ऊतक श्रेणी का शरीर संगठन, शरीर में 8 बाह्य पक्षभावी कंकट पट्टिका, 8 पक्षभावी कंकट पट्टिका, पक्षभावी मतलब सीलियरी कंकट पट्टिका मिल रही है। ठीक है, तो शरीर में 8 पक्षभावी कंकट पट्टिका मिल रही हैं जो चलने में सहायता करती हैं। पाचन अंतःकोश की दोनों प्रकार का, अंतःकोश की भी और अंतराकोश की भी। जीव संदीप्ति ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोलुमिनेसेंस। जीव संदीप्ति ये दिखाते हैं हमारे संघ टीनोफोर के मेंबर। नर व मादा अलग नहीं होते, सेक्सेस सेपरेट नहीं है, जनन केवल लैंगिक है, निषेचन बाह्य है, अप्रत्यक्ष परिवर्धन है, लार्वा स्टेज नहीं होती। प्लूरोब्रेकिया, टीनोप्लेना इसके उदाहरण हो गए। ठीक, अच्छे से याद हो गया। क्या बातें याद करी हैं आपने कि भैया 8 इसमें सीलियरी कॉम्प्लेट्स मिल रही हैं, कंकट पट्टिका पक्षभावी मिल रही हैं जो चलने में सहायता करता है। सभी समुद्री हैं, केवल लैंगिक जनन दिखाएगा, नर व मादा सेपरेट नहीं होंगे। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल इनडायरेक्ट डेवलपमेंट विदाउट लार्वल स्टेज। डाइजेशन दोनों तरह का है, अंतःकोश की और अंतराकोश की। ठीक है, बायोलुमिनेसेंस इसका एक मेन फीचर है। एक्सक्लूसिवली मेराइन है, मेन फीचर है। सीलियरी बॉडी मिल रही है, मेन फीचर है। बायोलुमिनेसेंस दिखा रहा, मेन फीचर है। ये 4-5 बातें वही घुमा के आपसे पूछी जाती हैं। ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन नहीं, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन टीनोफोरा में भी, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन आपका सीलेंट्रेटा में भी। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म से। ओके, और रेडियल सिमेट्री देखिए, ये रेडियल सिमेट्री या अरी सम्मिति, ये आपको 2 सी, तो तुम तो
सी, सी से बहुत लोगों को सी, टीनोफोर और सीलेंट्रेट, और इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा के एडल्ट। और ये सी और ई, ये बातें आप ध्यान रख लीजिएगा। इसको याद रखने का तरीका आखिरी में मैं जब सम अप करूँगा तो आपको एक चार्ट भी दिखाऊंगा। उस चार्ट में ये कैरेक्टर्स जो हैं मेंशन हैं, कैसे आपने इसको रटना है। क्योंकि अभी तो आप पढ़ रहे हो, आपको लग रहा है याद हो गया, बाद में आपका सब गड्ढमड्ढ हो जाएगा, लेकिन वो गड्ढमड्ढ मैं होने नहीं दूंगा, चिंता ना करें। उसको मैं आपको एक ट्रिक दूंगा आखिरी में आके आपने कैसे रटना है, और आपको पूरी एक बार रिवाइज करवा दूंगा। प्लेटेलमेंथिस पे आइए। प्लेटेलमेंथिस चपटे क्रमी है, तो ये पृष्ठ आधार रूप से चपटे हैं, डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड है। और इनमें सामान्यतः चपटे क्रमी कहा जाता है। अधिकतर ये परजीवी रूप में मिलते हैं, मनुष्य में भी और दूसरे जीवों में भी, और परजीवी में भी मुख्यतः अंतःपरजीवी हैं। अंतःपरजीवी होने के लिए इनको कुछ एडेप्टेशन, कुछ अनुकूलन चाहिए कि अंतःपरजीवी उस परिस्थितियों में ही रह ले। तो चूषक चाहिए इनको कि भाई चूस सके, खून चूस ले, तू मेरा खून चूस ले। तो चूषक इसमें मिल रहे हैं, साथ के साथ हुक, अंकुश मिल रहा है। तो हुक एंड सकर, प्रेजेंस ऑफ हुक एंड सकर इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर, वो बड़ी इसकी विशेषता। और फ्लेम सेल्स, ज्वाला सेल्स, वो इसकी विशेषता है। ज्वाला सेल्स परासरण, नियंत्रण, उत्सर्जन में सहायता करती है। नर व मादा अभी भी अलग अलग नहीं है, सेक्सेस सेपरेट नहीं है। निषेचन आंतरिक है, निषेचन आंतरिक है। परिवर्धन में बहुत सी लार्वावस्था मिल रही है। प्लेनेरिया में पुनरुत्पादन की असीमित क्षमता होती है। ये पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो टिप्लोब्लास्टिक हैं, पहले ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो टिप्लोब्लास्टिक त्रिकोरिक हैं। त्रिकोरिक तो हो गए, लेकिन अभी अप्रगुहिक हैं, अभी प्रगुहा नहीं बनी, अप्रगुहिक है, अभी सिलोम का निर्माण नहीं हुआ है। ओके, एग्जाम्पल इसके टीनिया, टेपवर्म और फैशियोला पर्णक्रमी। टीनिया, फैशियोला और हमारा प्लेनेरिया को भी याद रख लीजिएगा। टीनिया, फैशियोला और हमारा फैशियोला हिपैटिका पर्णक्रमी और हमारा प्लेनेरिया। अब हम लोग आ रहे हैं तीसरे संघ पे, संघ एस्केलमेंथिस गोल क्रमी। ये चपटे थे, ये गोल है।